हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। हमारा जो मुख्य पेपर होगा वो इंडियन पॉलिटी से संबंधित सभी होंगे। तो इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस 2013 से लेकर 2020 तक हैं, वो सभी को ईयर वाइज हम लोग हर वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो 2013 में यूपीएससी में जितने भी इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन को एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वर। तो इंडियन हिस्ट्री में देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो उसके जो प्रोविंस से मेंबर आए थे वो किस प्रकार के इलेक्ट होके आए थे उसके बारे में बात किया जा रहा है। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोस प्रोविंस, तो डायरेक्टली तो इलेक्टेड थे नहीं, क्योंकि उस समय डायरेक्ट इलेक्टेड का जो तो कॉन्सेप्ट नहीं था प्रोविंस में। नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो प्रोविंस के लिए जो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और प्रोविंस भी ये भी नहीं थे। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी उसके द्वारा ये इलेक्ट किए जाते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है ऑप्शन जो सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ये भी उस समय नहीं देखा गया था। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सीट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिसाइडेड एमंग द थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख और जनरल। तीन मुस्लिम कम्युनिटी में ब्रिटिश प्रोविंस के सीटों को बांटा गया था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, तो जिस कम्युनिटी थे उस कम्युनिटी के ही मेंबर उसको रिप्रेजेंट करने थे। और ये द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सेलेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा होता था। एंड वोटिंग वाज डन बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा जो प्रोविंस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस of the objective of the constitution has been one of the provided, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर जो तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है? प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट में, प्रेम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो आइए देखते हैं इसका। जो प्रियम्बल हम लोग बात करते हैं तो वहाँ तीन प्रकार की जस्टिस की बात की जाती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो तीन जस्टिस है। जब हम प्रियम्बल में देखते हैं तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस पूछा है वो प्रियम्बल में है। वही डीपीएसपी की यदि आर्टिकल हम लोग 38 देखें तो वहां पर बात कहा गया है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय द जस्टिस। कौन सी जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों प्रकार की जस्टिस के बारे में बात की जा रहा है डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में। एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, जो इनकम की इनइक्वालिटीज है उसको भी कम से कम करने की कोशिश करेगा राज्य। साथ ही साथ स्टेटस जो मिला है अलग अलग लोगों को उसको भी कम करेगा, फैसिलिटीज जो मिली है उसको भी बराबर करने की कोशिश करेगा और सबको लिए समान अपॉर्चुनिटी हो, ऐसे भी जो तो स्टेट्स के जो तो प्रमोट करेगा ऐसा। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल के वेलफेयर के लिए। तो दोनों में देख रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, वो प्रियम्बल में भी है और हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में भी दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर है, द प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर जो तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो जो गवर्नेंस कंट्री में होता है उसके लिए फंडामेंटल चीजें क्या दी गई हैं? फंडामेंटल राइट ये सिटीजन्स के लिए दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये सिटीजन्स की ड्यूटीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी ये जो है तो फंडामेंटल दिया गया है गवर्नेंस करने के लिए स्टेट्स को, जो तो स्टेट्स की जो बॉडीज हैं उनको जो तो हमारे कंट्री में स्टेट में कैसा जो तो गवर्नेंस चलेगा उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए। और फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी दोनों जो है तो सिटीजन्स के लिए है, ना कि गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नेंस के लिए क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेट्स में उसको देखना है और फिर आपको बताना है। पहला क्या है? एन अमेंडमेंट
to the Constitution of India can be initiated by an introduction the bill in the Lok Sabha only. तो कोई भी जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है तो क्या वो लोकसभा में केवल पास होता है? नो, कोई भी अमेंडमेंट के लिए वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो इनिशिएट जो होगा वो किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, लोकसभा ओनली में नहीं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इनिशिएट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो गया। दूसरा है, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक द चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्ड रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। नो, जब कोई भी अमेंडमेंट होगा अगर वो फेडरल कैरेक्टर का अमेंडमेंट है तो स्टेट, क्या सारे स्टेट्स की रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है? नहीं। हम आर्टिकल 368 में देखें तो उसमें कहा गया है स्पेशल प्रोविजन में जो तो हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी आधे से अधिक, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, तो आधे से अधिक जो है तो राज्यों के जो है तो हमें रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ऑल द स्टेट्स, यहाँ पर वर्ड गलत है, यहाँ लोकसभा ओनली गलत था, इनकरेक्ट था, यहाँ ऑल स्टेट, यहाँ हाफ स्टेट होता तो सही होता, यहाँ पार्लियामेंट होता तो, या आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो सही होता है स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं रॉन्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि इसमें फाइंड करना था क्या, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ना करेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, ना तो एक है ना तो दो है। नेक्स्ट, तो ये यहाँ पर लिखा है कि इंट्रोड्यूस करेगा वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और जो बिल होगा वो फेडरल हाफ ऑफ द स्टेट्स होना चाहिए, और सिंपल मेजॉरिटी, हाफ ऑफ स्टेट यानी कि सिंपल मेजॉरिटी है, ठीक। 2/3 होता या 3/4 होता तो स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनल इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से जो है तो इंस्टीट्यूशनली इम्प्लाइड है, ठीक। मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो कैबिनेट के मेंबर होंगे वो पार्लियामेंट के मेंबर होना आवश्यक है, ये सही है, यदि नहीं है तो उनको मेंबर 6 मंथ के अंदर लेनी होती है। नेक्स्ट क्या है, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ये भी ट्रू है, जब तक पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस रहेगा तभी तक कोई मिनिस्टर जो है तो एंजॉय कर सकेगा, यानी पूरी मिनिस्ट्री जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जितने भी, वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए, हाउस ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ लोअर हाउस जो होती है, हाउस ऑफ पीपल, उसके लिए जो तो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो जब तक कॉन्फिडेंस रहेगा उनके पास लोअर हाउस का तभी तक वो मिनिस्टर पद पे रहेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर चलाया जा सकता है किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ, और कोई मिनिस्टर से यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेस हो जाता है तो वो पूरी मिनिस्ट्री डूब जाती है, इसीलिए कहा जाता है जो हमारी मिनिस्ट्री होती है एक साथ डूबती है, एक साथ उतराती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक। हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो कैबिनेट जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा होती है, हेड ऑफ स्टेट हमारे होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक ना, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखे तो वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, तो इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, तो थर्ड स्टेट तीनों में है, केवल आंसर क्या होगा, ए और बी। तो इसका देख लेते हैं, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, पीएम इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और आर्टिकल 74 देखे, प्रोवाइड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, तो जो काउंसिल ऑफ हेडेड होता है वो पीएम के द्वारा, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ हेड ऑफ स्टेट लिखा था इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया, कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। तो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, ये भी आपको याद रखना है, पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स को देखना है और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यहाँ शब्द लिखा है, ठीक ना, तो ये पार्लियामेंट नहीं, जो काउंसिल ऑफ, अभी हमने पिछले ही जो क्वेश्चन था उसमें ही डिस्कस किया था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोअर हाउस ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, इसको हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है, ठीक, या इसी को लोकसभा भी बोला जाता है, लोकसभा,
सभा। तो ये लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल्स के प्रति जो है तो रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना कि इंटायर पार्लियामेंट के लिए। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। द यूनियन मिनिस्ट्री शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ट्रू है। और नेक्स्ट क्या है वो भी देखा था, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेटर। हाँ, ये भी जो तो जितने भी जो तो कंडक्ट होते हैं लेजिस्लेटर से संबंधित, प्राइम मिनिस्टर को जो तो कम्युनिकेट करना होता है किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों करेक्ट है। यदि हम लोग आर्टिकल 75 देखें तो वहाँ क्लियरली स्टेट्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और आर्टिकल 75 में ही ये देखें तो कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ द स्टेट्स मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन वो जो तो पीएम के निर्देश पर ही कार्य करता है प्रेसिडेंट, ठीक ना। पीएम जैसे डायरेक्ट करेगा तो वो, तो इसलिए जो तो कोई भी मिनिस्टर्स होता है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक रह सकता है मिनिस्टर, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है कहा जाता है। It is the duty of the prime minister to communicate to the president all decision of the council of minister relating to the administration of the affairs, चाहे वो यूनियन को हो, चाहे कोई प्रपोजल लेजिस्लेटर के लिए प्रपोज किया जा हो, वो सभी कम्युनिकेट करना होता है किसको, प्रेसिडेंट को। तो स्टेटमेंट 3 भी जो है तो करेक्ट था, केवल स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट था। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो गया, केवल ओनली बी हो गया, ओनली 1 एंड ओनली 2 एंड 3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, Consider the following statement. Attorney General of India can take part in the proceeding of the Lok Sabha. ये सही है। Be a member of the committee of the Lok Sabha. ये भी सही है। Speak in the Lok Sabha. Speak भी कर सकता है। Vote in the, वोट देने का राइट अटॉर्नी जनरल को नहीं होता। वो स्पीक पार्लियामेंट में भाग ले सकता है, कमेटी में भाग ले सकता है, मेंबर हो सकता है, और जो तो इस लोकसभा में बोल सकता है, लेकिन वो उसे वोट देने का राइट नहीं होता लोकसभा में। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये इसका जो है तो करेक्ट आंसर होगा। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में यहाँ कहा गया है, ही हैज राइट टू स्पीक टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। अदर ज्वाइंट सिटिंग भी हुई हो तो भी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है। एंड इन एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की कोई भी कमेटी होगी वह उसका मेंबर भी हो सकता है, बट विदाउट द राइट टू वोट, उसको राइट टू वोट नहीं है, वोट देने का राइट नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट एट द सेम टाइम। हो सकता है आप लोग देखते होंगे कि जैसे अभी कुछ दिन पहले आनंदीबेन पटेल गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों जगह की गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो थे वो पश्चिम बंगाल और एक किसी अन्य स्टेट्स के गवर्नर थे। तो इस प्रकार देखते हैं कभी कभी गवर्नर जो है तो एक या एक से अधिक राज्यों की स्टेट्स की जो है तो गवर्नर बन जाते हैं। तो सेम टाइम में सेम पर्सन जो तो एक से अधिक राज्य, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमारा। सेकंड है, द जज ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, ये गलत है, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। जस्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया के द्वारा जो तो हाई कोर्ट के जजेस जो तो नियुक्त होते हैं। जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये गलत है स्टेटमेंट। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट, तो गवर्नर को रिमूव करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट चाहता है या गवर्नमेंट चाहती है तो रहते हैं, वरना इनको हटा के दूसरे को नियुक्त कर दिया। तो इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन जो तो प्रोसीजर जो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। इन द केस ऑफ यूनियन टेरेटरी हैविंग द लेजिस्लेटर सेटअप, यदि यूनियन टेरेटरी में लेजिस्लेटिव सेटअप होता है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटी, ये पार्लियामेंट किसी भी पार्ट के लिए, पूरे संपूर्ण पार्ट के लिए कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो क्या करेगी, कंसेंट करेगी ऑल स्टेट से, सभी स्टेट से, कभी नहीं, कभी किसी भी स्टेट से नहीं, ऑल स्टेट क्या किसी भी स्टेट से उसको कंसेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, मेजॉरिटी भी नहीं होगा। विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट से कंसर्न है वो बातें वो भी नहीं है कि वो पार्लियामेंट जो है तो इसको विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट्स, बिना किसी स्टेट्स के कंसेंट के कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है तो उसको जो तो इम्प्लीमेंट
कर सकती है। ऐसे कौन कौन से कार्य है जो स्टेट लिस्ट में जो तो पार्लियामेंट को एक पावर दिया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट अंडर 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें जो तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कोई स्टेट लिस्ट में भी कोई भी कानून बना सकते हैं। कौन कौन से? यदि राज्यसभा कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देती है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, तो नेशनल इमरजेंसी चल रही है उस वक्त भी स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट को पावर होती है कि वो सब अपना लॉ बना सकती है। कहाँ है? कोई भी लेजिस्लेटर स्टेट में के रिक्वेस्ट, यदि स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं किसी सब्जेक्ट में एक या एक से अधिक, तो भी टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो इस क्वेश्चन में ही था, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अगर करना है तो ये भी स्टेट किसी बिना स्टेट्स के जो हो तो विदाउट कंसेंट कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट रूल लगा है उस स्टेट में तो भी पार्लियामेंट के पास पावर होती है को स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे जो तो कानून बना सकती है, लेजिस्लेशन बना सकती है। तो ये पांचों आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो किसी भी और एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ठीक ना, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में है स्टेटमेंट। कंसिस्ट नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के 25 मेंबर से ज्यादा नहीं बने होने चाहिए। स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो तो स्क्रूटनी करनी चाहिए अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस जो करती है गवर्नमेंट का वो। और एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं। देखिए ये जो होते हैं कंसिस्ट होती है वो 22 मेंबर से होती है, जो पीएससी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और बाकी वो स्क्रूटनाइज करती है फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, और साथ ही साथ कैग की रिपोर्ट को भी एग्जामिन करती है। तो सेकंड जो बी नंबर है वो हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट पूछा गया था। तो जो पीएससी होती है वो 22 मेंबर्स की होती है, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। फंक्शन कमेटी क्या होती है? एग्जामिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। गलत। जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो हमेशा राज्यसभा का मेंबर होता है। ठीक। While the nominated member of the two houses of parliament have no voting right in the presidential election, they have right to vote in the election of vice president। तो बिल्कुल nominated member को जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, उनको कोई भी राइट नहीं होता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट देने का। लेकिन वहीं अगर जब वाइस प्रेसिडेंट का होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर उसमें वोट दे सकते हैं। तो इस प्रकार सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा इटसेल्फ। तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा के द्वारा इलेक्ट होता है। अब वहीं आर्टिकल हम लोग 54 देते हैं तो वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार होता है उसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार होता है। तो प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके द्वारा जो होता है इलेक्ट किए जाते हैं। और वो किससे किससे बना होता है? पहला, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर यहाँ शब्द को ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड यानी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। और दोनों हाउस चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, यानी अपर हाउस हो या लोअर हाउस, दोनों हाउस से जो हो तो इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट्स की, उसके भी कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर ही होंगे। दोनों जगह देख रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ना तो पार्लियामेंट के होते हैं ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते। इसका एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ यहाँ जो स्टेट्स वर्ड इंक्लूड किया गया है वो यूनियन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को और यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी, ये दो स्टेट्स को भी, इसको भी स्टेट्स की डिफिनीशन में आर्टिकल 55 में शामिल किया गया है। ठीक। तो जो दिल्ली और पांडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं इलेक्टेड, वो भी जो है तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। यहाँ पर हमने देखा नॉमिनेटेड मेंबर कहीं पर भी नहीं है। इसी प्रकार आर्टिकल 66 जो तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ये कैसे होता है? वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ हाउस जो इलेक्टोरल का बोथ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो जो है वो नॉमिनेटेड हो या गैर नॉमिनेटेड हो,
यानी इलेक्टेड हो, दोनों जो हो तो कंसिस्ट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज को, दोनों मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिया कि केवल इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ, यानी बोथ हाउस के क्या होने चाहिए, केवल मेंबर होने चाहिए। ठीक, in according with the system of proportional representation by the means of single transferable proportional representation, single transferable vote on voting such as election shall be secret battle। तो ये चीजें नाम शब्द याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट का जब होता है तो यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इलेक्टेड, यानी कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का तो उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और जब वाइस प्रेसिडेंट होता है तो उसमें मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक ना, तो केवल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज में उसमें असेंबली की भी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी शामिल की जाती है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। और देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट or the legislator if any states, and if a member of either house of parliament or house of legislature in any elected vice president, he shall be deemed to vacate his seat in house of on the date which enter upon his office of vice प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट होता है तो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। यदि वह मेंबर है तो उसको अपनी सीट जो हो तो वेकेट करनी होती है जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट के हाउस जो तो ऑफिस में इंटर करता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट, उसको वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबल क्या होती है, सिटीजन होना चाहिए कंट्री का, साथ ही साथ वो 35 ईयर की एज होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और उसको क्वालिफाई होना चाहिए इलेक्शन फॉर द काउंसिल ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा, यानी 30 वर्ष जो राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन होती है, एज तो 35 होगी, बाकी जो हो क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, जो तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इलेक्ट होने की होती है, वही क्वालिफिकेशन पूरी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी होनी चाहिए। A person shall not eligible for election as a vice president if he hold any office of profit under the government of India and government of any state or under any local or other authority subject to control of any of the said government। तो जो अगर कोई भी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखा है किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे वो स्टेट्स हो, अथॉरिटी हो, कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी जगह उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए उस पर्सन को, तभी वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। यदि राज्यसभा कोई भी मनी बिल होता है, मनी बिल आपको मालूम होना चाहिए केवल लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, और यदि कोई भी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देती है राज्यसभा तो लोकसभा में उसको किस प्रकार पास होगा वो देखा जाता है। तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। तो लोकसभा चाहे तो उस बिल को जो अमेंडमेंट करती है राज्यसभा उसको चाहे तो माने या ना माने, एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, तो भी वह आगे बिल पास ही माना जाएगा यदि लोकसभा से पास हो गया है। लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, लोकसभा उसको कंसीडर करती है, वो पास कर देती है, वो पास माना जाता है, वो चाहे तो लोकसभा अमेंडमेंट को माने या ना माने। फिर क्या है, लोकसभा में सेंड बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, कभी नहीं भेजती। प्रेसिडेंट में कॉल है ज्वाइंट सिटिंग, तो कभी जो तो मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग होती ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो कम दो चीजों, ना तो ज्वाइंट मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग होती, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है, तो उसमें के लिए भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं किया गया है। तो हमारे आर्टिकल 109 में देखें तो मनी बिल के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोसीजर दिया है। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस काउंसिल ऑफ स्टेट, केवल लोअर हाउस में पास होगा। आफ्टर मनी बिल हैज पास द हाउस ऑफ पीपल इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट के पास भेजा जाता है रिकमेंडेशन के लिए, और काउंसिल शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, तो 14 डेज के अंदर उसको जो तो वापस करना होता है, रिटर्न करना होता है बिल को हाउस ऑफ पीपल को विथ इट्स रिकमेंडेशन एंड उसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो कोई अमेंडमेंट किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, वो उसका अपनी रिकमेंडेशन के आधार पे उसको हाउस ऑफ पीपल को भेज देगा। एंड हाउस ऑफ पीपल में देयर अपॉन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये हाउस ऑफ पीपल पर है कि और उसकी एक्सेप्ट करता है उसके रिकमेंडेशन को या रिजेक्ट कर देता है। ठीक, तो
कि उसके साथ आगे बढ़ जाता है। अगला जो मनी बिल के बारे में क्या दिया गया है, इफ हाउस ऑफ पीपल एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट द मनी बिल डीम टू बी हैव बीन पास, यदि एक्सेप्ट भी कर देता है रिकमेंडेशन तो भी उसको पास माना जाएगा दोनों हाउस से, और यदि नॉट एक्सेप्ट करता है देन मनी बिल डीम टू बी हैव, तब पर भी जो हाउस फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ पास, इधर लोकसभा जो पास कर देती है तो भी उसको पास ही माना जाएगा, उसको किसी अमेंडमेंट के लिए जो काउंसिल ऑफ स्टेट ने किया है उस बिना अमेंडमेंट के भी पास हो जाता है। साथ ही साथ आर्टिकल 5 क्या बोल रहा है, सेक्शन 5 आर्टिकल 109 का, इफ मनी बिल पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल एंड ट्रांसमिटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स रिकमेंडेशन एंड नॉट रिटर्न टू द हाउस ऑफ पीपल, यदि मान लीजिए वो काउंसिल ऑफ स्टेट में गया और काउंसिल ऑफ स्टेट्स उसको रिटर्न नहीं कर रही है 14 डेज का जो समय दिया गया है, तो इट शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन पास्ड बोथ द हाउस ऑफ houses at the expiration of said period in the form of which it has passed by लोक सभा, यदि हाउस ऑफ पीपल से जिस फॉर्म में पास हुआ होगा उसी तरह पास मान लिया जाएगा, यदि 14 डेज में उसको जो तो राज्यसभा जो तो नहीं पास करती या नहीं भेजती, उसको कुछ नहीं करती है, तो यदि कुछ भी ना करे 14 दिन तक 14 डेज तक, तो भी वो जिस तरह से लोकसभा में पास हुआ था उसी प्रकार उसको पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी जो होती है इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन, नहीं ये प्लानिंग कमीशन की नहीं है बल्कि प्लानिंग एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में है। द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन कंकरेंट लिस्ट, तो ये कंकरेंट लिस्ट में है और इसको हम एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट द पंचायत शुड बी असाइन द टेक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये हम लोग 11 शेड्यूल्स में देखें तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बारे में इसके वॉलंटरी प्रोविजन जो हमारा पंचायती राज्य में है उसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है 2 और 3 सही है, ये प्लानिंग कमीशन का एनडीसी जो है तो आर्गन नहीं है। NDC is not an organ of the planning commission. It is an advisory body that approve the 5-year plan. तो क्या है, एडवाइजरी बॉडी है और ये प्लानिंग कमीशन के 5-year प्लान को क्या करती है, अप्रूव करती है। कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 20 देखें तो वहां पर आप लोग देखेंगे तो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग की बात की गई है, तो ये जो तो 7th शेड्यूल में स्टेट कंकरेंट लिस्ट में दिया गया है। और साथ ही साथ जो वॉलंटरी प्रोविजन देखें तो यदि हम लोग लक्ष्मीकांत की 8 जो वॉलंटरी प्रोविजन वाला पार्ट है उसमें जो देखें 8वां नंबर दिया गया है, डिवोल्यूशन ऑफ द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी अपॉन द पंचायत टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, तो यही वर्ड यूज हुआ है वहाँ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की जो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पंचायत को, ठीक। and perform some or all of the 29 function listed in the 11th schedule of the constitution, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो पंचायत को करने होते हैं वो करेंगे। इसी प्रकार जो तो म्यूनिसिपालिटी को 12th शेड्यूल में बताया गया है क्या करना है। 7th शेड्यूल में क्या क्या है, 7th शेड्यूल में 3 प्रकार की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट है, ठीक, यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट का एंट्री नंबर अगर हम लोग 20 देखें तो वहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग की बात की गई है। तो इस प्रकार हमारा केवल ऑप्शन 2 और 3 सही है, ठीक ना। कंकरेंट लिस्ट में दिया है इकोनॉमिक सोशल प्लान और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पंचायत में भी दिया हुआ उसके वॉलंटरी प्रोविजन, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द एनडीसी, तो एनडीसी किस चीज़ों किन किन लोगों से मिलकर बना होता है, प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस चेयरमैन फाइनेंस कमीशन होता है, गलत, चेयरमैन नहीं होते, मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट ये भी सही है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स ये भी सही है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 1, 3, 4 इसका स्टेटमेंट सही है यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, इज इन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या है, इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1952 में इस्टेब्लिश हुई थी। एनडीसी कब इस्टेब्लिश हुई थी ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, 1952 में इस्टेब्लिश हुई थी, विच इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल नार ए स्टेटरी बॉडी, और ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना तो ये क्या है, एक एपेक्स बॉडी है, ठीक। टू टेक डिसीजन ऑन ए मैटर रिलेटिंग टू अप्रूवल ऑफ 5-year प्लान ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एनडीसी, तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते, ये कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब उसका कंपोजिशन देख लेते हैं, जो एनडीसी है वो कैसे कैसे कितने लोगों से मिलकर बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ द मेंबर ऑफ मेंशन बिलो, तो प्राइम मिनिस्टर से होती है बनी होती है जो, तो इसके एनडीसी के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर।
ऑल स्टेट के चीफ मिनिस्टर होने चाहिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑल, जो एडमिनिस्ट्रेटर जितने होते हैं यूनियन टेरिटरी के वो सब रहेंगे, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन के जितने भी रहेंगे वो सब होंगे। तो ये 5 लोग जो तो कंपोज करते हैं, 5 तरह के लोग मिलकर इसका कंपोजिशन करते हैं एनडीसी का। द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द एनडीसी। तो एनडीसी का सेक्रेटरी कौन होता है? जो प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंस इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो जो एनडीसी को एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है? प्लानिंग कमीशन। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं दिया है। एनडीसी जो है तो नहीं है दिया है, ये एक अपेक्स बॉडी है, न तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी प्रकार प्लानिंग कमीशन भी एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना तो जोनल काउंसिल ही। तो ये तीनों जो हमारी बॉडीज दिया है यहाँ पर, इसका तीनों का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो इसका जो होता है 1 2 3 डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, The government enacted the Panchayat extension to the scheduled area PESA Act in 1996. Which of the following is not identify its objective? तो जो पेसा एक्ट के द्वारा हम लोग जानते हैं शेड्यूल एरिया, जो हमारे शेड्यूल 5 में दिया गया है जितने भी, तो शेड्यूल एरियाज के लिए जो तो 10 शेड्यूल एरियाज है, ये भी याद रखिएगा। तो 10 शेड्यूल एरियाज में जो तो पंचायती राज नहीं लागू हुआ था, तो उन जगह जो तो उनके जो शेड्यूल एरियाज हैं वहां पर अनेक्ट करने के लिए आया था 1996 में पेसा एक्ट। तो किस लिए, क्या ऑब्जेक्टिव था उसका, इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था पूछा गया। नॉट फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोट सेल्फ गवर्नेंस, रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स जो है वहाँ के शेड्यूल एरियाज को, उनको रिकॉग्नाइज करना था, और फ्री ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाना था, प्रोटेक्ट करना था। ये 3 उसके ऑब्जेक्टिव थे। तो कोई ऑटोनॉमस रीजन क्रिएट करने के लिए बात नहीं की गई थी, बल्कि उनको वहाँ के गवर्नेंस की बात की गई है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एवरी ग्राम सभा शैल बी कम्पिटेंट फॉर द सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो ट्रेडिशन और कस्टम प्रिजर्व करना, क्या तो उनका कल्चर देख रहे हैं, प्रिजर्व कर रहा है, देयर कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्स, और साथ ही साथ कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये ग्राम सभा की जो एक्सटेंशन पेसा एक्ट था उसके तहत इस ग्राम सभा को ये ड्यूटी दी गई थी। तो इसको जो तो 2011 में डॉक्टर सीपी जोशी जो उस समय के रूरल मिनिस्टर थे, उन्होंने जो तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बताया था और क्वेश्चंस के जवाब में कि पेसा एक्ट जो होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 इज ए स्पीडी एंड इफेक्टिव मैनर नोटेबली प्रमोट द सेल्फ गवर्नेंस इन शेड्यूल 5th एरिया। तो कहाँ सेल्फ गवर्नेंस? शेड्यूल 5th एरिया। गिविंग सेंट्रलिटी टू ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को क्या दिया गया है? सेंट्रलिटी दिया गया है। अंडर पेसा ग्राम सभा है मैंडेटरी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस होंगे वो करेंगे। टू अप्रूव प्लान ऑफ द विलेज प्लान्स ऑफ द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के लिए जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे उसको अप्रूव करने का काम कौन करेगा? ग्राम सभा। ठीक। आइडेंटिफाई बेनिफिशरी फॉर द स्कीम, कि कोई भी स्कीम है उसके लिए बेनिफिशरी आइडेंटिफाई करना है, तो भी ये काम ग्राम सभा का होगा, पंचायत का होगा। इशू सर्टिफिकेट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, कोई फंड यूटिलाइजेशन करना उसका सर्टिफिकेट। राइट टू कंसल्ट बिफोर द लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन से पहले उसको कंसल्ट करना होगा। रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट अगर लोगों का करना है वहाँ के शेड्यूल एरिया के ट्राइबल लोगों का, तो वो भी काम किसका होगा? पंचायत का होगा। पावर टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट द सेल कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट, कोई भी इंटॉक्सिकेंट है तो उसका रेगुलेट करना होगा और साथ साथ उसके सेल और कंजम्पशन को रिस्ट्रिक्ट करने का भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ द लैंड एंड रिस्टोर एलिनेशन ऑफ द लैंड, मैनेज विलेज मार्केट, कंट्रोल मनी लेंडिंग ऑन ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये सारे जो तो काम दिए गए हैं पेसा एक्ट के द्वारा ग्राम सभा को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक, या लिख लीजिए इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, who shall be authority to initiate the process determining nature and extent of the individual and community forest right
टू बोथ। ये भी उसी पेशा एक्ट से संबंधित है और इसमें जो है तो ग्राम सभा को वहाँ पर देखें तो ये सारे राइट्स दिए गए हैं, जिसका जो आंसर होगा ग्राम सभा होगा। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है, न तो डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दिया गया है, न तहसीलदार, ब्लॉक मंडल या मंडल रेवेन्यू ऑफिसर को भी कुछ भी नहीं दिया गया है। देखिए किसको दिया गया है, ग्राम सभा को, याद रखिएगा। सॉरी, आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा, विथ रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल, तो ये तो है फ्री लीगल नेशनल सर्विस अथॉरिटी जो बनाई गई है उसको प्रोवाइड करना है फ्री और कम्पिटेंट लीगल सर्विस सभी को, किसको, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, हमारे डीपीएसपी में बात की गई है, तो वीकर सेक्शंस को भी फ्री और लीगल सर्विस मिलना चाहिए। इट इशू द गाइडलाइन फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। तो ये भी पावर दी गई है जो है तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को, तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको जो है तो गाइडलाइन दे कि वह ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम चलाए थ्रू आउट कंट्री जो इम्प्लीमेंट हों, ठीक ना। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है, जिसके बोथ स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। तो इस तरह हमारा जो है तो ये आज का हमारा 2013 का यूपीएससी का जो पेपर एनालिसिस था वो ख़त्म हुआ। अब अगला जो हम लोग चलेंगे वो इंडियन पॉलिटी का 2014 का लेके चलेंगे, प्रीवियस जो तो पेपर एनालिसिस यूपीएससी में जो इंडियन पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये अगला जो तुम्हारा लेक्चर जरूर देखिएगा, 2014 का आएगा वहाँ पर एनालिसिस। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह हम यूपीएससी के जितने भी 2020-21 तक हैं, अभी इस साल भी जो होगा उसका भी पूरा एनालिसिस इसमें करेंगे। तो यह आप लोगों को, यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आप लोग बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।